प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर मेहसाणा में 5,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज की, कहा 6 से 8 महीनों में पूरा हो ट्रायल। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया आज से हुई शुरू। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। पांच चुनावी राज्यों में सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर और ग्वालियर में करेंगे संभागीय बैठक। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में करेंगी जनसभाएं। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेन दुर्घटना में 13 लोगों की मौत, कम से कम 50 लोग घायल। राहत और बचाव अभियान जारी। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर को अभियान के समापन कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध पर गाजा में लड़ाई रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज होगी एक आपात बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से नागरिकों की रक्षा करने और गाजा को मानवीय सहायता बढ़ाने का किया आग्रह। और खेल की खबरों में विश्व कप में आज श्रीलंका का सामना अफगानिस्तान से। सेमीफाइनल की उम्मीदों को बरकरार रखने के उद्देश्य से दोनों टीमों के लिए जीत हर हाल में जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बद। जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री मेहसाणा में ऐसी कई विकास परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ उनकी आधारशिला भी रखेंगे। और प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ न्यू भांडू, न्यू साणंद एनखंड, विरमगाम सामखियाली रेल पट्टिकाया द्विवेदीकरणम और साथ ही साथ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का भी ये जो कार्यक्रम है। साथ ही मेहसाणा और गांधीनगर जिले में विजापुर तालुका और मनसा तालुका के विभिन्न ग्राम में कार्यक्रम है। मेहसाणा जिले में साबरमती नदी पर भी बैराज है। पालनपुर बनासकांठा की भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस जिले के संतरामपुर में भी कई ऐसी जो तमाम योजनाएं हैं जो कि रेल, साथ ही साथ सड़क, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी हुई हैं, उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। और केवड़िया में भी कल उनका एक अहम कार्यक्रम है, इस पर रहेगी हमारी खास नज़र। और अब देखते हैं खबरें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। नामांकन 6 नवंबर तक भरे जा सकेंगे और नामांकन भरने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। नामांकन पत्रों की जांच 7 नवंबर को की जाएगी। वहीं नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 9 नवंबर है। पूरे प्रदेश में एक ही चरण में 25 नवंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। मतगणना 3 दिसंबर को।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा और परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में अब तक 1343 उम्मीदवारों द्वारा कुल 1548 नामांकन पत्र जमा किए गए हैं। भाजपा ने कल गुना और विदिशा सीटों से अपने शेष 2 उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी। गुना से पन्नालाल शाक्य और विदिशा से मुकेश टंडन को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने राज्य के सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सभी दल चुनावी प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज मध्य प्रदेश दौरे के तीसरे दिन कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिसमें इंदौर संभागीय बैठक में वो हिस्सा लेंगे। वहीं ग्वालियर और चंबल संभागीय बैठक में भी मौजूद रहेंगे और इससे पहले कल उन्होंने कई बैठकों में भाग लेने के साथ जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा सीट पर सबकी नज़र। शिवराज सिंह आज दोपहर बुधनी एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन भरेंगे। बीते 20 साल में ये सीट बीजेपी का गढ़ है। बीते 4 बार से सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां से प्रत्याशी बनते आ रहे हैं और रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर रहे हैं। इस सीट को अपने कब्जे में लेने के लिए कांग्रेस भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी और इस बार कांग्रेस ने सीएम शिवराज के सामने अभिनेता विक्रम मस्ताल को प्रत्याशी बनाया। मध्य प्रदेश की इस प्रतिष्ठित सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहां से मिर्ची बाबा को अपना उम्मीदवार बनाया है। कुल मिलाकर अब इस सीट पर नेता अभिनेता और संत की भिड़ंत है। नामांकन जमा करने की आखिरी जो दिन है वो आज है और इस सीट में ये तीनों ही अपना नामांकन जमा करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे एवं अंतिम चरण की 70 सीटों के लिए नामांकन करने का आज अंतिम दिन है। भाजपा और कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। सभी पार्टियों ने स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए जनसभाएं की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख करीब आने से ही सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार तेज हो गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। साथ ही प्रियंका गांधी खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के जालबांधा में चुनावी सभा करेंगी। वहीं बिलासपुर में भी चुनावी सभा को संबोधित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में दिव्यांगों की भागीदारी को आसान बनाने के लिए सक्षम ऐप में जरूरी बदलाव किए हैं। ये चुनाव छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में होने हैं। इन चुनावों में दिव्यांग मतदाता सक्षम ऐप का उपयोग पंजीकरण, सूचना की तलाश, शिकायत, स्थान परिवर्तन संबंधी जानकारी को अपडेट करने और मतदाता सूची में अपने ब्यौरे में सुधार के लिए कर सकते हैं। ये एप्पल, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। खबर आंध्र प्रदेश से, जहां के विजयनगरम में विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन को पीछे से टक्कर लगी। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत और करीब 50 लोगों के घायल होने की खबर है। अधिकारियों के मुताबिक सिग्नल का इंतजार कर रही विशाखापट्टनम पलासा स्पेशल पैसेंजर ट्रेन को पीछे से आ रही विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ने टक्कर मारी, जिससे 3 पटरी से डब्बे उतर गए और राहत और बचाव अभियान जारी है। दुर्घटना राहत ट्रेनें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। इस बीच विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ने लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: 089127463330, 089127444619। बाकी नंबर्स हैं 8106053051, 8106053052 और वहीं 8500041670, 8500041671। इन तमाम नंबर्स पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पीएम ने रेल दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा हादसे में घायलों को 50-50
1000 रुपये की अनुग्रह राशि देने का भी ऐलान किया है। वहीं आंध्र प्रदेश ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में वॉर रूम से स्थिति का जायजा लिया। रेल मंत्री ने राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उसके साथ ही रेल मंत्री ने बाधित रेल लाइन पर जल्द से जल्द परिचालन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केरल के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। जेपी नड्डा तिरुवनंतपुरम से एनडीए प्रदर्शन रैली की शुरुआत करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगलवार से पुर्तगाल और इटली की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक पुर्तगाल में होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पुर्तगाल यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर पुर्तगाल के विदेश मंत्री जोआओ गोम्स क्रेविन्हो के साथ द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री 2 तथा 3 नवंबर को इटली की यात्रा पर होंगे। इस यात्रा के दौरान वे इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 8 महीनों में ट्रायल पूरा होने का निर्देश दिया। वहीं अदालत ने यह भी कहा कि एजेंसी ने 6 से 8 हफ्तों में ट्रायल पूरा होने की बात कही। अगर इस बीच ट्रायल पूरा नहीं होता तो याचिकाकर्ता फिर से कोर्ट का रुख कर सकते हैं। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ विकास सारथी जुड़ गए हैं। विकास, लगता नहीं है कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब कम होंगी, फिर से उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। बिल्कुल आंचल, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि अभी वो जमानत नहीं दे रहा है। इसके कारण भी कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है कि उन्होंने मेरिट्स पर कुछ बहुत ज्यादा डिटेल ऑर्डर नहीं किया है। सिवाय इसके कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन ये किया है कि एजेंसीज का ये कहना है कि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में कोर्ट फिलहाल जमानत नहीं दे रहा है। दूसरी बात कोर्ट ने कही कि अगर ट्रायल में देरी होती है, यानी 3 महीने तक की बात समझ में आ जाती है ट्रायल को देख करके कि समय पर कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है, तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो याचिकाकर्ता दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। और कोर्ट ने ये भी कहा कि बहुत सारे लीगल पॉइंट्स उन्होंने दोनों पक्षों के सुने हैं, लेकिन एक इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान जो बहस में एक एस्पेक्ट था, उसको कोर्ट ने एजेंसीज ने जो दावा किया था कि 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, कोर्ट ने कहा कि आंशिक रूप से एजेंसी इस 338 करोड़ रुपए के लेन देन की बात को स्थापित कर पाई है आंशिक रूप से, और इसी कारण से कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यानी अब ये मान लें कि जब तक आप ट्रायल नहीं शुरू हो जाता तब तक तो मनीष सिसोदिया वापस सुप्रीम कोर्ट आने की स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि कोर्ट ने ये बात अपने ऑर्डर में लिखाई है कि 6 से 8 महीने ट्रायल में वक्त लगेगा। तो 3 महीने तक तो इस जिस आधार पर वो आए थे, इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट आने की अब गुंजाइश उनकी खत्म हो गई है। किन्हीं और ग्राउंड्स पर वो आना चाहें, मेडिकल के या परिवार के किसी मसले पर, तो वो भले ही एक नए सिरे से याचिका की कोशिशें कर सकते हैं, ये जमानत की कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन जो केस को ही पूरा वो एक तरीके से बेबुनियाद बता रहे थे,
वो वाला दलीलें उनकी यहाँ लेकिन पर खत्म होती विकास, दिख रही हैं। कोर्ट का ये कहना क्या राहत मानी जाए कि अगर 6 से 8 महीनों में ट्रायल पूरा नहीं होता तो फिर से याचिका डाल सकते हैं मनीष सिसोदिया? इसको कानूनी भाषा में किस तरह से समझा जाए? देखिए, कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है। आमतौर पर कोर्ट ये देखता है, इस तरह से लगभग सभी मामलों में कोर्ट जब ये देखता है कि ट्रायल में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है तो जमानत मिल जाती है आरोपियों को। यहाँ तक कि कुछ दिन हाई कोर्ट में अब बहुत ज्यादा मामले लंबित हैं, उसमें भी कई बार कोर्ट जमानत दे देता है, ये देखते हुए कि अपील पर सुनवाई में वक्त लगेगा। तो ये कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है मनीष सिसोदिया के लिए। उनको अंदर ही रहना होगा, अभी न्यायिक हिरासत में ही उनको रहना होगा और ट्रायल का सामना करना होगा। अभी जो स्थिति बनी है उसके हिसाब से तो कोई बहुत उनके पास अभी विकल्प भी नहीं बचे हैं। जहां तक, क्योंकि वो केस को जो चुनौती दे रहे थे पूरे, उस आधार पर तो उनकी दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। विकास, ये भी सामने आया कि मनीष सिसोदिया के वकील ने साफ तौर पर ये कहा कि उनके खिलाफ सबूत नहीं, हालांकि ईडी और सीबीआई के पास पुख्ता जानकारी है। किन दलीलों के आधार पर खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आज जो फैसला दिया और ये याचिका खारिज की है, एक तो उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे और साथ ही साथ संजय सिंह भी इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, मनीष सिसोदिया के मामले में कोर्ट ने एक टिप्पणी यहाँ पर ये की है कि 338 करोड़ रुपए का लेन देन का आरोप लगा है कि किस तरह से एक दक्षिण भारत की जो लॉबी थी लिकर कंपनीज की, उनके जरिए पैसा पहुंचा है, पार्टी फंड में पहुंचा है। किन व्यक्तियों ने लिया है ये अभी भी जांच का विषय है, जांच चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एजेंसी ये स्थापित करने में सफल रही है कि 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को, इस बहस को वजनदार माना, इसमें कुछ वजन माना है आरोपों में, और इसी कारण से जमानत याचिका मूल रूप से उनकी रद्द की गई है। इसके अलावा जो उनकी जो एक्टिविटीज रही हैं, जैसे फोन हैंडसेट नष्ट करना था, ये ईडी बार बार एक बात उठाता था सवाल कि क्यों मनीष सिसोदिया लगातार अपने हैंडसेट को डिस्ट्रॉय करते रहे। तो वो एक बड़ा उनके जो कंडक्ट है उस पर सवाल उठाता है। जांच में भी जो दूसरा उनको बड़ा झटका लगा है वो ये लगा है कि जो पहले आरोपी थे उनमें से ही कई लोग विकास, आपको रोकना चाहेंगे, बाद में आपसे इस पर जानकारी लेंगे, लेकिन जिस तरह से हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री आज गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बनासकांठा में अंबाजी मंदिर जाने से पहले जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है और उससे जुड़े दृश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं।
प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए सीधा रुख करते हैं सुमन का, जो कि बनासकाठा गुजरात में ही मौजूद है। सुमन, ये दृश्य अपने आप में अभिभूत करते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री अभी अंबाजी मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले बनासकाठा की जनता ने प्रधानमंत्री का प्रेमवश बहुत अहम स्वागत किया है। जी बिल्कुल आंचल, आपको बता दें कि आज सुबह से ही बनासकाठा के लोग जो है अंबाजी मंदिर के करीब इकट्ठा हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनका अंबाजी में स्वागत करने के लिए। और जिस तरीके से आप अभी देख पा रहे हैं कि रोड शो में जो प्रधानमंत्री अंबाजी में उनका आगमन हो रहा है, तो बड़ी संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। मोदी मोदी जय अम्बे के नारे जो है वो लगा रहे हैं। लोगों में एक भारी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। हमने सुबह जब इन लोगों से बात भी की तब भी वे बहुत उत्साहित नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात आ रहे हैं तो उसको लेकर वे उत्साहित है। साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले जो अंबाजी को सौगातें दी है, जिसमें रेलवे की जो सौगात है वो अंबाजी को मिलने वाली है। साथ ही क्योंकि अंबाजी जो है वो प्रवासन केंद्र है, तो वहाँ पर उसका विकास के लिए भी कई सौगातें प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है, उसको लेकर भी लोग काफी उत्साहित है। और जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग अब इकट्ठा हो चुके हैं और मोदी मोदी का नारा लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंबाजी में स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर आए हैं और आज सबसे पहले अपने दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री अंबाजी पहुंचकर मां अम्बा के दर्शन के साथ करेंगे। जिस तरीके से हम सब जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री की मां अम्बा से, अंबाजी मंदिर से बहुत आस्था रही है। जब जब उन्हें मौका मिलता है तब तब वे अंबाजी मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं। और पिछले ठीक आज से 1 साल पहले भी प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, उन्होंने पूजा अर्चना की थी और मां अम्बा के दर्शन किए थे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी इकट्ठा हो रहे हैं और बड़े ही उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मंदिर की जब आ रहे हैं वहाँ वे पूजा अर्चना करेंगे और अपना जो दौरे की शुरुआत है मां अम्बा के आशीर्वाद से करेंगे। जी आंचल। सुमन, ये जो दृश्य हैं ये हमने हमेशा देखे हैं। जब भी प्रधानमंत्री इस तरह से किसी राज्य में जाते हैं, रोड शो करते हैं, तो लोगों का प्यार और साथ ही साथ जिस तरह से लोग उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि हमेशा से प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक के रूप में देखते हैं और लोगों से मन का संवाद करना सहज, सरल, सौम्य और व्यवहारिक तरीके से वो जानते हैं और इसीलिए जनता उन्हें बहुत प्यार करती है। जी बिल्कुल, और पूरी दुनिया, पूरा भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्यार करता है, लेकिन क्योंकि गुजरात के तो वे बड़ौदा पुत्र है, तो उसकी वजह से लोगों का ज्यादा लगाव जो है प्रधानमंत्री की तरफ बहुत ज्यादा है। जब हमने अभी लोगों से बात भी की तब भी वो कहते हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ के गुजरात से के बेटे हैं। तो कई महिलाओं का ये भी कहना है कि जो माँ अम्बा का आशीर्वाद है वो प्रधानमंत्री के साथ हमेशा से है। जिस तरीके से देश का विकास, हर धर्म स्थल का विकास प्रधानमंत्री की अभी फिलहाल कई समय से हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग धर्म स्थलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और धर्म स्थल जो है उनका विकास जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, पिछले कई सालों में अगर हम देखें तो काफी जो बदलाव है वो इनकी तरफ आ गया है। प्रवासन केंद्र जो है वो काफी धर्मस्थल जो है वो उस तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं। लोगों के लिए जो प्रवासी यहाँ आते हैं उनके रुकने की सुविधा, दर्शन की सुविधा, परिवहन की सुविधा, सभी सुविधाओं की, कई परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही वक्त पहले अंबाजी को दी है, जिसकी वजह से भी लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है, बहुत ज्यादा खुश है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि मंदिर को पूरी तरह से फूलों से सजावट उसकी की गई है, रंगोली बनाई गई है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर कई लोग जो है वो उनके स्वागत के लिए गरबा की तैयारी कर रहे हैं, गरबा कर रहे हैं। साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का अंबाजी मंदिर में स्वागत किया जा रहा है। अंबाजी मंदिर में प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे और फिर यहाँ से वे अपने आगे के जो प्रोग्राम है खेरालू मेहसाना में वहाँ की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी सुमन, जिस तरह से हम लगातार सुबह से बात कर रहे हैं कि शक्ति पीठ के लिहाज से अंबाजी का मंदिर जो है उसकी अपनी आध्यात्मिक महत्वता है और इस पूरे जिस जनता का हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं इसमें हर वर्ग का व्यक्ति मौजूद है। क्या इसमें हम देख सकते हैं वृद्ध भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी शामिल हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं और ये जो हुजूम है, जिस तरह से फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है, यह अकल्पनीय है।
जी बिल्कुल, सुबह से ही हम लोग जिस तरीके से यहाँ देख पा रहे हैं, छोटे बच्चे से लगाकर वृद्ध लोग सुबह से ही प्रधानमंत्री के इंतजार में यहाँ बैठे हैं और बड़ी ही खुशी के साथ वे इस इंतजार कर रहे हैं। एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वे देखना चाहते हैं, जिससे उन्हें अत्यंत खुशी होगी और लोगों में भारी उत्साह बिल्कुल बेशक बनता है आंचल, क्योंकि जिस तरीके से काम अब लोगों के लिए किए जा रहे हैं, हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, खास अंबाजी की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि अंबाजी मंदिर शक्तिपीठ है और बहुत बड़ी इनकी आस्था है यहाँ पे, तो ना सिर्फ अंबाजी मंदिर को बल्कि इस जो एरिया है उसको भी उस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर जो लोग रहते हैं, साथ ही जो प्रवासी आते हैं, उन सब के लिए बहुत सुविधाएं होती हैं। तो उन सुविधाओं की खुशी, उन सभी सौगातों की खुशी आप इन सभी लोगों के चेहरे पर देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। मोदी मोदी के नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं, जय अम्बे के यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं। और एक बात आचल आपको और बता दूं कि जिस तरीके से हम सभी जानते ही हैं, प्रधानमंत्री अभी ही नवरात्रि गुजरात में और हमारे देश में नवरात्रि का उत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री भी नवरात्रि में उपवास रखते हैं और कई सालों से उनकी भी एक आस्था जो है अंबाजी मंदिर से बहुत जुड़ी है। यहाँ पर नवरात्रि में बड़ी संख्या में लोग आते हैं और प्रधानमंत्री की जो आस्था है, उस आस्था के चलते आज जब वो यहाँ पहुँच रहे हैं अंबाजी मंदिर में और अब माँ अम्बा के दर्शन का जो अपने दौरे की शुरुआत करने वाले हैं, वो काफी ही प्रेरणा रूप है और लोगों के लिए बिल्कुल उत्साहित कर देने वाली है। और जिस तरह से हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं, मुझे माँ नर्मदा ने बुलाया है, और क्योंकि यहाँ पर हम सिंचाई योजनाओं की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पेयजल से जुड़ी योजनाओं की बात, यहाँ सड़क कनेक्टिविटी की हो रही है, उस लिहाज से गुजरात के विकास मॉडल को पूरी दुनिया में देखा जाता है। उस लिहाज से प्रधानमंत्री का ये दौरा विकास के पथ पर लगातार चलता हुआ गुजरात आगे बढ़ता हुआ। जी बिल्कुल आचल, एक वक्त था जब गुजरात में कहते थे कि एक कोने से दूसरे कोने तक पानी पहुंचाना लोगों के लिए मुश्किल था, लेकिन आज आप समझिए कि जो नर्मदा नदी है उसका पानी जो कच्छ जिला है, साथ ही जो दूर दूर के गुजरात के जिले हैं वहां तक पहुंच रहा है। वहां के लोगों को गाँव गाँव तक बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि सड़क की सुविधाएं हो, साथ ही रेल की सुविधाएं हो, ये सभी सुविधाएं लोगों को समय के साथ साथ मिली हैं और मिल भी रही हैं, जिस वजह से गुजरात भी जो है एक मॉडल बना हुआ है। नर्मदा नदी की हम बात करें तो नर्मदा कैनाल का जो विकास गुजरात में हुआ है, उसकी वजह से छोटे से छोटे कोने में भी जो गांव है वहां तक भी पानी पहुंचा है, जो एक समय पे आप समझिए कि अकल्पनीय था, असंभव था, उसको भी पूरा किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। और जिस तरीके से गुजरात को आज आप गुजरात की एक तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, एक विकास का एक जो मॉडल है वो देश भर के लिए गुजरात बना हुआ है। तो इस वजह से भी गुजरात के जो लोग हैं वो हमेशा से ही बहुत उत्साहित होते हैं जब प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर आते हैं। अब जब यहाँ से अंबाजी से प्रधानमंत्री खेरालू जाएंगे और वहाँ पर जो लोगों को कई अलग अलग परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, उसको लेकर भी लोग काफी उत्साहित है, जिसमें पेयजल हो, सड़क हो, सिंचाई की जो अलग अलग परियोजनाएं हैं वो सब शामिल हैं। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मंदिर की ओर है, आगे बढ़ रहे हैं, पूजा अर्चना वे आज करने वाले हैं और जो छोटे छोटे से बच्चे हैं वो यहाँ पर बड़े ही उत्साह के साथ गरबा कर रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। कल रात में प्रधानमंत्री के आज आने की खुशी को लेकर कल रात में 900 दियों की आरती जो है वो अंबाजी मंदिर में की गई थी। पूरे मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है, जगह जगह पर रंगोलियां बनाई जा रही है, मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग जो है वो इकट्ठे होकर प्रधानमंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने सुबह महिलाओं को भी सुना जो साफ तौर पर कह रही थी कि जिस तरह से जो महिला शक्ति वंदन बिल है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिबद्धता जताई, तो महिलाओं के लिए अलग ही खुशी है कि जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ प्रधानमंत्री तमाम योजनाएं जो हैं उनकी रूपरेखा तैयार करते हैं वो समय रहते पूरी की जाती हैं। जी बिल्कुल, अभी सुबह ही हमने जब कई महिलाओं से बात की तो उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री माँ अम्बा के जैसे शेर उनका एक है, तो प्रधानमंत्री एक शेर है जिन्होंने हमारे देश को विकास की रफ्तार में आगे बढ़ाया है। उनका ये भी कहना था कि माँ अम्बा का प्रधानमंत्री पर बहुत आशीर्वाद है कि जिस भी विकास परियोजनाओं की तरफ आगे बढ़ा जाता है वो समय रहते पूरी होती है, लोगों को उनकी सुविधाओं का लाभ मिलता है और बिल्कुल जो गुजरात का विकास है, देश का विकास है, वो आगे अपने आप से प्रेरणा रूप होता है, साथ ही लोगों के लिए भी। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री अंबाजी मंदिर पहुंच गए हैं
और इस रोड शो यानी जब हमने प्रधानमंत्री को आते हुए देखा और पूरी जनता ने उनका स्वागत किया, अंबाजी मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री अभी भी लोगों से हाथ हिलाकर उनको अभिवादन कर रहे हैं। गुजरात का अंबाजी मंदिर जो आप देख रहे हैं तस्वीरें बेहद प्राचीन, मां अंबा भवानी के शक्ति पीठों में से एक इसे माना जाता है और प्रधानमंत्री की और हमने देखा है लोगों की अपार श्रद्धा है इस मंदिर में। यहाँ पर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना में शामिल होते हुए इस शक्ति के लिए तो तमाम उपासक हैं जो माँ की आराधना करते हैं, उनके लिए इस मंदिर का आध्यात्मिक तौर पर बहुत महत्व है। यहाँ माँ का एक श्रीयंत्र भी स्थापित है। इस श्रीयंत्र को कुछ इस प्रकार सजाया जाता है जैसे लगता है कि माँ अम्बे यहाँ साक्षात विराजमान है। ये भव्य वो मंदिर है जिसके दर्शन आप भी कर पा रहे हैं और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए यहाँ पर भी एक झलक देखने के लिए यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं। तो इस प्राचीन मंदिर की जो अलौकिकता है वो आपने देखी, भव्यता आपने देखी और प्रधानमंत्री का अंबाजी मंदिर से नाता पुराना है। पिछले साल भी प्रधानमंत्री यहाँ आए थे और यहाँ पर जो गब्बर आरती थी उसमें प्रधानमंत्री ने शिरकत की थी। प्रधानमंत्री अब पूजा अर्चना करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं और माँ अंबाजी का मंदिर गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित है। माना जाता है, अगर इतिहासकारों की माने तो ये मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है और इस मंदिर का जो भव्य रूप है और इस मंदिर का जो शिखर है वो 103 फीट ऊंचा है और यहाँ पर 300 से ज़्यादा स्वर्ण कलश सुसज्जित हैं। तो आप मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर गब्बर नामक पहाड़ है और इस पहाड़ पर भी देवी का प्राचीन जो मंदिर है वो स्थापित है। शक्ति स्वरूपा माँ अंबाजी का मंदिर जो अत्यंत प्राचीन शक्ति पीठें हैं उनमें से एक शक्ति पीठ इसे माना गया है और हर महीने पूर्णिमा की अगर बात की जाए, अष्टमी तिथि की अगर बात की जाए तो यहाँ पर माँ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के दौरान ख़ास तौर पर इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक बार फिर माँ अंबाजी के दर्शन करते हुए यहाँ पहुँचकर पूजन अर्चन करते हुए तमाम विधि विधान के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है। और क्योंकि अंबाजी मंदिर, अंबाजी जो स्थान है उसके लिए भी बहुत अहम है और 9 दिनों तक चलने वाला जो नवरात्र था उसमें यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में माँ के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर भवई और गरबा जैसे तमाम जो कार्यक्रम हैं, नृत्य हैं जो कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है गुजरात में, उनका प्रबंध यहाँ किया जाता है। दर्शनीय स्थल भी आसपास बहुत हैं। तो प्रधानमंत्री का जो गुजरात दौरा है उसकी शुरुआत माँ अंबाजी के मंदिर में दर्शन पूजन अर्चना के साथ हुई है और माँ शक्तिपीठ के रूप में यहाँ स्थापित है और किस तरह की ऊर्जा लेकर प्रधानमंत्री तमाम जब अपने किसी भी राज्य में कार्य शुरू करते हैं तो मंदिर से ऊर्जा लेकर, एक सकारात्मक शक्ति लेकर वो यहाँ से निकलते हैं और जिस इच्छा शक्ति का हम जिक्र कर रहे हैं वो राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसके लिए देश में आत्मनिर्भरता के साथ लगातार कई वेलफेयर स्टेट के तौर पर काम किए जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा, माँ को चुनरी अर्पण करते हुए प्रधानमंत्री और अंबाजी मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चन किया और इस मंदिर में जिस तरह से माँ की आराधना की जा रही है और माँ के अलौकिक स्वरूप के दर्शन प्रधानमंत्री ने किए और यहाँ से शुरुआत की है अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे की। तो गुजरात राजस्थान की सीमा पर लगा हुआ ये मंदिर है, इसकी अपनी अलौकिक महत्वता भी है। हमारे साथ सुमन लगातार बनी हुई। सुमन, ये दृश्य अपने आप में आध्यात्मिक महत्व रखते हैं कि प्रधानमंत्री एक बार फिर अंबाजी के दर्शन कर रहे हैं। पिछले साल भी प्रधानमंत्री ने यहाँ दर्शन किए थे और जब हम सिद्ध शक्ति पीठों का जिक्र करते हैं तो उसमें अंबाजी मंदिर का एक अलग ही स्थान है, अलग ही महत्वता है। लेकिन अपने दर्शकों को एक बार बता दें, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं गुजरात के और ये जो भव्य मंदिर है इसकी सुंदरता के साथ साथ इसकी अलौकिक जो शक्तिपीठ के रूप में शक्ति है जो स्थापित है वो एक अलग ही ऊर्जा प्रदान करती है और साफ तौर पर इस मंदिर में पूर्णिमा के साथ साथ तमाम जो अलग हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से त्यौहार है
अलग ही छटा देखने को मिलती है, रमणीय छटा। और ये विहंगम दृश्य जो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूजा अर्चना की है प्रधानमंत्री ने, और अपार शक्ति के साथ साथ, अपार श्रद्धा के साथ साथ जो शक्ति के उपासक, माँ के आराध्य हैं, उनके लिए इस मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे साथ सुमन जुड़ी हुई है। सुमन, तो गुजरात का जो अंबा जी का ये मंदिर है, हम भी इसके दर्शन कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। पिछले साल भी प्रधानमंत्री ने कुछ इसी तरीके से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की थी, और साफ तौर पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक श्री यंत्र स्थापित है, जिससे हम इसे एक शक्ति महापीठ के रूप में देखते हैं इस मंदिर को। जी बिल्कुल, आजकल यहाँ पर मां अम्बा के साथ में पूजा अर्चना की है। पंडित जी जो है वो उन्हें मंगलवार के साथ साथ पूजा अर्चना जो है वो उनसे करवा रहे हैं। बिल्कुल आध्यात्मिक दृष्टि जो है वो हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल कुछ समय से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कई बार जब किसी राज्यों के दौरे पर होते हैं या अलग अलग जो धर्म स्थल है वहाँ पर भी जरूर जाते हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। अभी कुछ ही समय पहले हम अलग अलग जगहों की पूजा अर्चना और विजिट जो है वो हमने देखी। तो अब प्रधानमंत्री की जो एक आस्था है वो इन सभी आस्थाओं का ही स्वरूप है। लोग जो है वो उनसे भी देख पाते हैं, सीख पाते हैं कि किस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री भी जो धर्म स्थल है वहाँ पर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और न केवल पूजा अर्चना बल्कि वो जो धर्म स्थल है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए किस तरीके से काम किया जाए, इन धर्म स्थलों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। देश दुनिया के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए प्रवासी और इन धर्म स्थलों को देखे, इनके दर्शन करे। उसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा से ही एक कोशिश रहती है। और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि पूजा अर्चना हो रही है और उसके बाद जब यहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे तो इस पूजा अर्चना के साथ माँ अम्बा के आशीर्वाद से आज अपने गुजरात के जो दौरे है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। माँ अम्बा की अपने आप में बिल्कुल इस तरीके से आस्था है। जिस तरीके से आपने अम्बाजी मंदिर का इतिहास बताया, उस तरीके से ही पूरे विश्व में माँ अम्बा की बहुत आस्था है। और जब भादरवी पूनम का मेला होता है या नवरात्रि के जब उत्सव होते हैं तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। और पिछले कुछ समय से देखा जाए तो काफी बदलाव भी यहाँ पर हुआ है। अभी पिछले ही समय जो पूनम का मेला गया वहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त आए और उन्होंने इस मेले का आनंद उठाया, दर्शन किए। तो क्योंकि लोगों के लिए यहाँ पर उस तरीके की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है और प्रधानमंत्री की जो आस्था है वो लोगों के लिए भी एक उदाहरण पेश करती है, इससे लोग काफी प्रेरणा लेते हैं। आप प्रधानमंत्री को जिस तरह से यहाँ पर माँ की चुनरी दी गई है, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आरती भी की, विधि विधान से पूजा अर्चना की, तमाम तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं अंबाजी मंदिर की। लेकिन हम आपसे इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे सुमन कि किस तरह से ये मंदिर बेहद खास है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर किसी माँ की मूर्ति नहीं बल्कि श्री यंत्र को स्थापित किया गया है, जिसमें इस तरह से सजाया गया है कि देखने वालों की अगर बात की जाए तो उसमें माँ का विग्रह रूप नजर आता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके से जब आप माँ अम्बा की यंत्र के जो उनकी जो तस्वीर है, जो माँ अम्बा का यंत्र है, जब आप उसको देखते हैं तो उसकी रोशनी जो है उससे आपकी आंखों में भी एक चमक आ जाती है। और अपने आप में ये शक्तिपीठ जो है वो बहुत बड़ा इतिहास रखता है, बहुत बड़ी आस्था रखता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कई लोग जो लोग यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं, कई रोग जो होते हैं वो उससे भी मुक्त हो जाते हैं। लोगों की सबकी अपनी अपनी अलग अलग जो आस्था है वो इस मंदिर से जुड़ी हुई है। उन्हीं आस्थाओं के साथ लोग हर साल बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। सुविधाएं जो जिस तरीके से लोगों के लिए की गई है उसकी वजह से लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है। मंदिर के इतिहास की बात करें तो जिस तरीके से आपने इससे पहले मेंशन भी किया कि गब्बर जो पर्वत है वो भी यहाँ पर है, उसके ऊपर जो है वहाँ पे कहा जाता है कि जो शक्तिपीठ मेन है वो वहीं पर है, वहाँ पर लोग जाकर भी दर्शन करते हैं। रोपवे की सुविधा भी वहाँ पर लोगों के लिए की गई है, तो जिससे लोगों के लिए जाना वहाँ बहुत आसान हो गया है। प्रधानमंत्री पिछले साल भी यहाँ पर आए थे, आज ही की तारीख थी और पिछले ठीक एक साल हो चुका है जब प्रधानमंत्री अम्बाजी मंदिर में आए थे। उन्होंने पूजा की, आरती की थी और आज जब दोबारा इस जगह पर आए थे तो बड़ी संख्या में लोग उनसे देख रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं और स्वागत लोगों की आंखों में जो खुशी है उसको देखना है। आध्यात्मिक महत्व है, साथ ही साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, उसके बाद माता की चुनरी प्रधानमंत्री को दी गई है। और ख़ास तौर पर ये भी माना जाता है सुमन कि
अंबाजी के मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तगणों को करीबन 900 से ज़्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। उस लिहाज से क्योंकि जब हम 51 शक्तिपीठों की बात करते हैं तो उसमें अंबाजी भी एक सिद्ध पीठ मानी गई है, जिस शक्ति की आराधना प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये शक्तिपीठ की आराधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और जो आपने वीडियो का जिक्र किया, तो अब जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी कि जो गब्बर पर्वत है वहां तक पहुंचने के लिए एक समय पर लोगों को बहुत वक्त भी लगता था, सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ती थी। खासकर से जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था कि वह इतना जो चढ़ पाए। इसके लिए रोपवे की सुविधा जो है वो यहाँ पर की गई है, जिससे अब आसानी से लोग कम दर में गब्बर पर्वत पर जा सकते हैं, वहां पर मां अम्बा का आशीर्वाद ले सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो जो ये छोटे छोटे डेवलपमेंट जब एक धर्मस्थल पर हो जाते हैं तो आप समझिए कि ना सिर्फ इस धर्मस्थल की बल्कि इस जो पूरा एरिया है उसकी इकोनॉमी पर भी बहुत अच्छा असर होता है इसका। बड़ी संख्या में जब यहाँ लोग आते हैं तो जो अन्य सुविधाएं हैं, परिवहन की सुविधाएं हैं, ठहरने की सुविधाएं हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है वो डेवलप होती है, मंदिर आने वाले लोगों को बहुत आसानी होती है। और यही एक कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पर आए जा रहे। नवरात्रि का जो महोत्सव मनाया गया तो लगभग 10 लाख से अधिक लोगों ने यहाँ पर 9 दिनों में जो है वो मां अम्बा का आशीर्वाद लिया। इसके पीछे का कारण यही है कि यहाँ पर जिस तरीके की सुविधाएं जो लोगों की की गई है वो सबसे बड़ा यहाँ का कारण है। और साथ ही सुमन, यहाँ पर ये भी माना गया है कि 300 से ज़्यादा स्वर्ण कलश सुसज्जित हैं। मंदिर की तमाम जिस तरह से साजो सजावट की गई है, इसे देखकर लग रहा है कि क्योंकि कुछ दिन पहले ही नवरात्रि खत्म हुआ है तो उसके अवसर पर ये सजावट ज़रूर की गई होगी। ये 300 से ज़्यादा स्वर्ण कलश हैं, इनका आध्यात्मिक क्या महत्व है? सुमन लगातार हमें जानकारी देती हुई, और वो शायद उनसे अब उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँचे। हम सुमन से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रधानमंत्री ने अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना किया है, और सफ़ेद संगमरमर से बना ये जो भव्य मंदिर है, ये अगर जब हम बात करते हैं आध्यात्मिक पर्यटन की, उस लिहाज से भी बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। सिद्ध पीठ तो ये है ही, जो 51 सिद्ध पीठों की हम बात करते हैं, जिस शक्ति की हम बात करते हैं, जिस माँ की आराधना का जिक्र हम कर रहे हैं उस लिहाज से, और जिस प्राचीनतम इतिहास को समेटे ये मंदिर बहुत सी ऐसी लोक कथाएं लेकर भी अपने साथ चलता है। हर साल नवरात्रों के अवसर के इतर भी यहाँ विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। नवरात्रों से जुड़ा जो गरबा या भोवई नृत्य है, उससे जुड़े तमाम आयोजन यहाँ किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए, और कितनी अहम बात आप देखिए कि यहाँ पर श्री यंत्र को स्थापित कर उसी में माँ के विग्रह रूप की आराधना की जाती है, जो हमें ऐसे कहीं और किसी मंदिर में देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री लोगों के अभिवादन का हाथ जोड़कर जवाब देते हुए मंदिर की प्राचीर के दर्शन किए आपने, जहाँ पर पताका जो है वो फहरा रही है केसरिया रंग की, और ये जो सजावट की गई है जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, नवरात्रि का अवसर था। और आप इसका शिखर, जिस शिखर गगनचुंबी शिखर को हम देख रहे हैं, वो 103 फीट ऊंचा है, और इस मंदिर में लगातार ये, क्योंकि गुजरात के वासियों के लिए तो है ही आराधना के लिहाज से और अध्यात्म के लिहाज से, वही राजस्थान सीमा पर स्थित है तो यहाँ पर उसका भी आध्यात्मिक महत्व है। तो यहाँ पर श्री यंत्र को ही इस तरह से स्थापित किया गया, इस तरह से ढंग से सजाया गया कि देखने वालों को उसमें माँ का विग्रह रूप नजर आता है। तो प्रधानमंत्री यहाँ पर दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऊर्जा लेते हुए, सकारात्मक ऊर्जा के साथ, जिस सकारात्मक राजनीतिक इच्छा शक्ति का हम जिक्र करते हैं, जिसके जरिए तमाम योजनाओं की आधारशिला रखी जाती है, शिलान्यास होता है, उसका आरंभ हम कह सकते हैं यहाँ अंबाजी मंदिर से प्रधानमंत्री आशीर्वाद लेते हुए। और प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम आपको और भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत, और अब बात करते हैं मेरी माटी मेरा देश अभियान से जुड़ी हुई।
तो मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आज से कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले मेरी माटी मेरा देश के 2 दिवसीय समापन कार्यक्रम में 20,000 से अधिक अमृत कलश यात्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। आज सभी राज्य अपने अपने प्रखंड और शहरी स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने कलश से मिट्टी को एक विशाल अमृत कलश में डालेंगे। ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान के अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा, जिसमें 766 जिलों के 7,000 ब्लॉक्स में अमृत कलश यात्री शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के 2 वर्ष के लंबे अभियान के समापन का प्रतीक होगा। इस कार्यक्रम में स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत का भी शुभारंभ किया जाएगा। 31 अक्टूबर की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत कलश यात्रियों और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में लगातार बनी हुई है। सफर के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 322 दर्ज किया गया। प्रदूषण की निगरानी करने वाली एजेंसियों के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के चलते इसकी और भी खराब होने की आशंका है। बढ़ते प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण लागू है। रुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। इस्राइल और हमास के बीच जारी संघर्ष अब और तेज होता जा रहा है और संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज एक आपात बैठक होनी है, जिसमें गाजा में लड़ाई रोकने पर चर्चा की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इस्राइल के युद्धक विमानों ने रविवार को गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के पास हमले किए। इस्राइल ने दावा किया कि हमास के आतंकी अस्पताल का अड्डे के तौर पर इस्तेमाल वो कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री से नागरिकों की रक्षा करने और गाजा को मानवीय सहायता बढ़ाने का आग्रह किया। इजरायली सेना गाजा में लगातार जमीनी अभियान बढ़ा रही है और हमास के सैकड़ों ठिकानों पर हमला कर रही है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल अशदोद के दक्षिणी क्षेत्र नौसेना क्षेत्र का दौरा किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने इजरायली नौसैनिक बलों से भी मुलाकात की और देश की रक्षा में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई दी। वहीं ब्लैकआउट के बाद गाजा में टेलीफोन और इंटरनेट संचार आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों के परिवारों से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने एक्स पर जानकारी साझा की है। विदेश मंत्री ने कहा कि कतर में हिरासत के लिए गए 8 भारतीयों के परिवारों से मुलाकात हुई। इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार मामले को सर्वोच्च महत्व देती है, परिवारों की चिंताओं को पूरी तरह से साझा करती है। सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास जारी रखेगी। इस संबंध में सरकार परिवारों के साथ निकटता से समन्वय बनाएगी। कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के इन 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई, जो एक कंपनी के कर्मचारी के तौर पर वहां कार्यरत थे। इन्हें 2022 में हिरासत में लिया गया था। ओमान सल्तनत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चुनाव मतदान किया गया। 7 लाख से ज़्यादा मतदाताओं ने रविवार को मजलिस ए शुरा के 10वें कार्यकाल के लिए पुरानी मतपेटी की मतदान प्रक्रिया को छोड़कर मतदान किया। ओमान सल्तनत ने समय बचाने के साथ साथ अपने नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए नई पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक पहल को अपनाया। मतदान प्रक्रिया रविवार सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक समाप्त हुई। कुल मतदाताओं में 51.86% पुरुष मतदाता और 48.14% महिला मतदाता शामिल हैं। वहीं 9,230 पुरुष और 4,000 से ज़्यादा महिलाओं समेत कुल 13,843 मतदाताओं ने ओमान सल्तनत के बाहर मतदान किया। ओमान में मतदाता इस बार चुनाव के दौरान इंतखाबी चुनाव इलेक्ट्रॉनिक ऐप का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें 7 लाख से ज़्यादा मतदाता रजिस्टर्ड हैं और इनमें 13,843 मतदाता पहले ही विदेश में मत डाल चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस इन दिनों नेपाल की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इजरायल में हमास के हमलों से 10 नेपाली नागरिकों के मारे जाने पर दुख जताया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गाजा में सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई होनी चाहिए। नागरिकों की हत्या और अपहरण का कोई औचित्य नहीं है। गुतेरेस मंगलवार को नेपाल की संसद के संयुक्त सत्र को
संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पद संभालने के बाद गुतरेस पहली बार नेपाल पहुंचे हैं। खबर कजाकिस्तान से, जहां एक कोयला खदान में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 45 हुई। हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताने के लिए राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने हादसे के बाद खदान के स्वामित्व वाली कंपनी के साथ निवेश सहयोग बंद करने का आदेश दिया है। और अब नजर कारोबार जगत से जुड़ी खबरों पर एक फटाफट अंदाज में। एक साल लंबी चली कवायद के बाद केंद्र सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग 25 साल की रूपरेखा तैयार करने के अंतिम चरण में है। इसके तहत भारत को 2047 तक 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी VVR सुब्रमण्यम ने कहा कि लंबी अवधि के कुछ लक्ष्यों को व्यापक तौर पर चिन्हित किया गया है। दिसंबर तक विजन दस्तावेज तैयार हो सकता है। भारत ने 5 देशों के समूह यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी EAEU से कारोबार के ताजा आंकड़े मांगे हैं। मामले के जानकार सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों ने मुक्त व्यापार वार्ता पर बातचीत की पहल शुरू कर दी है। EAEU में रूस परिसंघ, कजाकिस्तान, बेलारूस, आर्मेनिया और किर्गिस्तान शामिल हैं। इस समूह में रूस न केवल सबसे बड़ा देश है, बल्कि इसकी वित्त वर्ष 2023 में भारत के साथ कारोबार में हिस्सेदारी 98% है। NTPC ने अपने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। मुनाफा 38% बढ़ा और 4,726 करोड़ पर पहुंच चुका है। अप्रैल सितंबर के दौरान कंपनी का औसत टैरिफ 16 पैसे प्रति यूनिट कम हुआ, औसत 4.61 रुपए प्रति यूनिट पर पहुंचा। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बैंक ने बताया कि SBI के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में धोनी कई मार्केटिंग और प्रमोशनल कैंपेन्स में अहम भूमिका निभाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में संयम बनाए रखने की धोनी की कैपेसिटी, दबाव में स्पष्ट सोच और तेजी से फैसले लेने की उनकी प्रसिद्ध क्षमता उन्हें SBI का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए आइडियल चॉइस बनाता है। आज से शुरू होने वाले कारोबारी हफ्ते में कई MSMEs अपना IPOs लेकर के आ रही हैं। सेल वर्ल्ड का IPO आज से निवेशकों के लिए खुलेगा। मामाअर्थ की कंपनी होनासा कंज्यूमर लिमिटेड भी 31 अक्टूबर से निवेशकों के लिए अपना IPO ला रही है। ट्रांसस्टील सिटिंग टेक्नोलॉजीज का IPO भी आज से ही निवेशकों के लिए खुल रहा है। इसके अलावा कई कंपनियां इस हफ्ते अपना IPO लॉन्च करेंगी। टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी भारती एयरटेल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच इंटीग्रेटेड कॉलिंग को लेकर साझेदारी हुई है। अब ग्राहकों को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से फोन कॉल्स की सुविधा मिलेगी। अभी तक ये सुविधा केवल एंटरप्राइज ग्राहकों को मिलती है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि पहली बार है कि देश में कोई ओवर द टॉप प्लेयर मोबाइल उपयोगकर्ताओं को कनेक्ट करेगा। बॉन्ड बाजार के लोगों का अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक नवंबर के पहले हफ्ते में ओपन मार्केट ऑपरेशंस आयोजित कर सकता है। सरकार द्वारा खर्च बढ़ने और सरकार के बॉन्डों की परिपक्वता की वजह से बैंकिंग व्यवस्था में नकदी की स्थिति सुधरने की संभावना है। बाजार के हिस्सेदारों को उम्मीद है कि RBI OMO बिक्री की अधिसूचना 31 अक्टूबर तक जारी करेगा। भारत ने विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं में ई-कॉमर्स व्यापार की स्पष्ट परिभाषा पर काम करने का आग्रह किया है। इससे विकासशील देशों को तेजी से बढ़ते क्षेत्र पर फैसले लेने में मदद मिलेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में WTO के विकसित और विकासशील सदस्य देशों के बीच इस विषय को लेकर की सहमति नहीं है। जिनेवा में पिछले हफ्ते WTO सदस्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया गया था। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी एनरॉक ने देश के 7 सबसे बड़े शहरों में लग्जरी घरों के आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक साल के पहले 9 महीने में दिल्ली NCR में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के लग्जरी घरों की बिक्री 2 गुना हुई, 13,630 इकाइयों पर पहुंची। इस साल 7 प्रमुख शहरों में लग्जरी आवासीय इकाइयों की बिक्री भी 2 गुने से ज्यादा बढ़ चुकी है। FM रेडियो नेटवर्क रेडियो मिर्ची और रेडियो ऑरेंज के गठजोड़ ने बिग FM रेडियो नेटवर्क का अधिग्रहण करने के लिए 251 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। और अब बात लंदन की, जहां रविवार को ट्रैफलगर स्क्वायर में वार्षिक दिवाली उत्सव का आयोजन किया गया। दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक चले इस कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों ने जो थे वो हिंदू, सिख, जैन समुदाय से जुड़े थे, जिन्होंने परफॉर्मेंस, योग, वर्कशॉप और कठपुतली शो का आनंद लिया। दिवाली समारोह में कलाकारों ने जय हो जो है अलबेला जैसे बॉलीवुड गानों पर डांस किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों ने भारतीय व्यंजनों का भी आनंद लिया। आप भी देखिए ये दृश्य।
वो किसका है, वो किसका है, वो किसका है, वो किसका है, किसका है। तो लंदन तक पहुंच गई है दिवाली की धूम और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।